चैप्टर 12 है कलेक्शन प्रोसेस। देखते हैं क्या है इसके अंदर। कह रहा है कि जो चैप्टर है आपका कलेक्शन प्रोसेस, इसमें जिक्र किया गया है डेब्ट रिकवरी प्रोसेस, ईएमआई के बारे में, लोन रीपेमेंट और डेब्ट रिकवरी एजेंट का रेडीनेस प्रोसीजर क्या है, कस्टमर से मिलने से पहले क्या तैयारी करनी है एक डीआरए को, और कस्टमर से मिलते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, और एंगर मैनेजमेंट पे कैसे कंट्रोल करना है उसको लेके, मेंटेन कैसे करना है उसको लेके जिक्र किया है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डेब्ट रिकवरी प्रोसेस। द डेब्ट रिकवरी प्रोसेस इज इनिशिएटेड व्हेन अ डेटर इज अनेबल टू रीपे a लोन। कह रहा है कि डेब्ट रिकवरी का जो प्रोसेस है वो तभी शुरू किया जाता है जब जो डेटर है अपना लोन जो उसने लिया था वो पे नहीं कर रहा, वो उसने पे नहीं करता है, तभी हम रिकवरी का प्रोसेस क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अगर कोई डेटर ने अपना ड्यू डेट पे लोन पे नहीं किया, उसका ड्यू डेट निकल गया है और आउटस्टैंडिंग अभी भी बना हुआ है उसका, तब बैंक क्या करता है, रिकवरी का प्रोसेस इनिशिएट करता है अपना। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, द लेंडर नीड्स टू इंश्योर दैट दिस प्रोसेस टू रिकवर द लोन is beneficial to it, while at the same time debtors legal right and obligations need to be respected। वो ये कह रहा है कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार जो लैंडर है जिसने पैसा दिया है उसको ये सुनिश्चित करना है कि अपना जो अपने पैसे को वापस लाने के साथ साथ उसको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वो सिर्फ अपना फायदा ना देखे, उसको ये भी ध्यान रखना है कि जो डेटर के लीगल राइट्स हैं उसका भी रिस्पेक्ट हो। ऐसा ना हो कि उसके जो राइट्स हैं उनका इन्फ्रिंजमेंट कर दिया जाए। अगर आपने लीगल राइट्स को इन्फ्रिंज किया तो फिर क्या होगा, लीगल एक्शन बैंक के ऊपर और डीआरए के ऊपर लिया जा सकता है। दे आर टू मेन वेज ऑफ डेब्ट रिकवरी। दो प्रकार की रिकवरी है। थ्रू अ नॉन जुडिशियल रूट। एक नॉन जुडिशियल होती है जो हम सॉफ्ट रिकवरी कहते हैं। थ्रू जुडिशियल रूट, और जो कि लीगल तरीके से की जाती है, उनको हम हार्ड रिकवरी की कैटेगरी में रखते हैं। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दो प्रकार रिकवरी करने के, दो प्रकार क्या हैं। ठीक है, दो प्रकार क्या हैं रिकवरी करने के, आपसे क्वेश्चन कर सकता है वो एग्जाम में। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कौन से दो प्रकार हैं रिकवरी करने के। आपको याद रखना है इसमें कि थ्रू नॉन जुडिशियल रूट और थ्रू जुडिशियल रूट। One of the main criteria for determining the debt recovery process is the reason for loan default। क्या है कि इनमें से जो मेन क्राइटेरिया है जिसको कि डेब्ट रिकवरी प्रोसेस में हमें सुनिश्चित करना होता है कि क्या है कि लोन डिफॉल्ट हुआ हो। लोन डिफॉल्ट हुआ है तभी हम रिकवरी के लिए जाएंगे। अब है कि जनरल नोशन अबाउट ईएमआई। ईएमआई को लेके कुछ यहाँ पे नोट्स दिए हैं उसने कि क्या क्या है ईएमआई में। क्या बता, कुछ पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। At the time of taking the loan or purchasing an article vehicle under EMI, customer are not completely aware of the details of repayment, EMI is due date period or EMI। When these terms are explained, they generally do not grasp as much, and all specifications of EMI are not very clear. Some of them may not, before taking the loan, even think if they have enough monthly cash to follow meet EMI। क्या कह रहा है कि कई बार लोन लेते टाइम भी, या मान लो कोई प्रोडक्ट फाइनेंस कराया है, तो कस्टमर को बहुत बार ईएमआई या पेमेंट करने का जो डिटेल है, जो प्रोसेस है, वो क्लियर नहीं होता बहुत बार। कस्टमर लोन ले लेता है, उसे पता नहीं कि मुझे कितना ईएमआई देना है, कब देना है। कई बार उसे बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। होता है ना, आप भी जब कॉल करते होंगे कुछ कस्टमर ऐसे मिलते होंगे कि जी मुझे तो 10,000 का ईएमआई बताया था, अब आप 20,000 का मांग रहे हैं। या आपने मेरे को 10 तारीख बोला था, आप तो 5 तारीख को ही कॉल करना शुरू कर रहे हैं, 5 तारीख को ईएमआई मांग रहे हैं, मुझे 10 तारीख बताया गया था। तो बहुत बार क्या होता है कि जो सेल्स वाला पर्सन होता है वो क्लियर नहीं करता, और बाद में जो बोरोवर है वो ईएमआई पे करते टाइम इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना करता है।
यहाँ पे ये प्रॉब्लम कई बार आती है। In view of this, at the time of disbursement, customer should be asked to confirm she has read all the condition and is acceptance of the same। तो इसी वजह से क्या करते हैं कि जब लोन डिस्पर्स किया जाता है तो कस्टमर से ये सारी चीजें कंफर्म की जानी चाहिए कि उसने सारा टर्म्स कंडीशंस क्या है लोन का पढ़ लिया है ना। अगर उसने पढ़ा है और उसने साइन किया है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई लोन दिया जाता है, अगर आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं या कोई लोन लेते हैं तो उसमें एक नीचे ऑप्शन आता है कि रीड द गाइडलाइंस और टिक, आफ्टर रीडिंग टिक करिए, इसको नीचे आता है ना, टर्म्स कंडीशंस लिखा होता है, इसको रीड करिए और टिक करके तब आप उसको सबमिट करें। तो वो टर्म्स कंडीशंस क्यों लिखा है कि कल को वो ये ना बोले जी भैया मेरे को तो पता नहीं था। कि आपने टिक किया है इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ लिया उसको, आप मना नहीं कर सकते। अगर आपने साइन कर दिया तो आप फिर ये नहीं बोल सकते मुझे पता नहीं है। इसलिए हम उनसे क्या करते हैं, कंफर्म करना चाहिए सारा टर्म्स कंडीशंस उसने पढ़ लिया हो सेम टाइम पे, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। वंस दीज डिटेल्स आर कंफर्म्ड, इट कैन एग्री दैट द कस्टमर हैज टेकन इन्फॉर्म डिसीजन। अगर ये डिटेल्स कंफर्म हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर इस चीज से एग्री है कि उसने खुद सोचकर डिसीजन लिया है। ठीक है, अगर वो पढ़कर सारा चीजों को एग्री कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसने डिसीजन खुद लिया है, पढ़ लिया है, जान लिया है सब चीजों के बारे में। Once the loan is disbursed, the financial institution should have practice of thanking the customer for starting the relationship with them and mention the full details of loan, period of loan, EMI dues, dates, and indicate available mode of payment. It will be appropriate if this is done in a language understandable to the customer। वो कह रहा है कि जब ये सारे जब लोन डिसबर्स कर दिया जाए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो कस्टमर को पहले थैंक थैंक करे कि उसने हमारे साथ रिलेशनशिप किया है। उसको सारा लोन का डिटेल बताना चाहिए, ईएमआई का डिटेल बताना चाहिए, लोन का पीरियड कितना है वो बताना चाहिए, ड्यू डेट क्या होगा वो बताना चाहिए उसको। और जो जो जितने भी टर्म्स कंडीशन साइन करवाए जा रहे हैं वो ये कोशिश होनी चाहिए बैंक की कि वो उसी लैंग्वेज में हो जो लैंग्वेज वो कस्टमर समझता हो। ये बैंक की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन जनरली आपको पता है इंग्लिश में ही प्रिंट होकर आता है, ज्यादातर इंग्लिश में प्रिंट होकर आता है। लेकिन आजकल बैंक क्या करने लग गए, दोनों लैंग्वेज में रखने लगे हैं, बाईलिंगुअल होने लग गया अब सारा फॉर्म, इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में लिखा हुआ होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब लोन लेता है ना कस्टमर, वो पढ़ता नहीं है। वो बैंक वो होता है ना बैंक में एम्प्लॉय, उसको बता देता है यहाँ यहाँ साइन करो, बस वो साइन करता रहता है, पढ़ता तो है नहीं। और अगर सारी कंडीशन सच में पढ़ लेगा ना तो डर के मारे लोन भी नहीं लेगा। अगर उसको सारी कंडीशंस बता दी ना सच में पढ़कर, तो आधा आधे से ज्यादा तो लोन ना लेने का मन बना लेंगे, लेंगे नहीं डर के मारे, इतनी कंडीशंस लिखी होती है। नेक्स्ट है लोन रीपेमेंट, कि लोन का वापस किया जाना क्या है, उसमें क्या लिखा है ये देखते हैं। Collection agents could be involved in collection of all dues, amount not defaulted or amount defaulted. In some NBFCs or banks, the collection agents are used only for collecting the amount defaulted। वो कह रहे हैं कि कलेक्शन एजेंट जो है उनका इन्वॉल्व हो सकता है हर तरह के ड्यूज में, जो अमाउंट डिफॉल्ट हो गया है या नहीं हुआ है, दोनों में यूज हो सकता है। जैसे कई बार आप कलेक्शन एजेंट क्या करते हैं, रिमाइंडर कॉल कर देते हैं ना कस्टमर को कि आपका ड्यू डेट आने वाला है, आप अपना बैलेंस वगैरह मेंटेन करके रखें। रिमाइंडर कॉल करते हैं ना, डिफॉल्ट नहीं हुआ उससे पहले कॉल कर दिया, तो ऐसा काम भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, बैंक और एनबीएफसी कलेक्शन कलेक्शन एजेंट को तभी यूज करती हैं।
तो लॉन रीपेमेंट में क्या होता है कि जो कलेक्शन एजेंट है वो ज़्यादातर जो एनबीएफसीज हैं या बैंक है उनको तभी यूज़ करती है जब अमाउंट डिफॉल्ट हो जाता है। तो जनरली डीआरए और कलेक्शन एजेंट्स आर यूज्ड फॉर डिफॉल्टेड अमाउंट एज देयर इज नो नीड टू परस्यू अमाउंट विच आर बीइंग पेड रेगुलरली। मतलब जनरली डीआरए या कलेक्शन एजेंट जिनको हम कहते हैं वो उन्हीं अमाउंट को रिकवर करने के लिए यूज किए जाते हैं और डिफॉल्टेड हो गई हैं। जिनका रेगुलर पेमेंट आ रहा है उनसे तो कुछ लेना देना होता ही नहीं है ना। सम ऑफ द बोरोअल अकाउंट विल गो इन टू डिफॉल्ट। दे आर सम कस्टमर हु विल नॉट पे देयर इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम, हैंस ही कॉल्ड डिफॉल्टर्स। तो क्या होता है कि जो जो हमने लोन दिया है जिन लोगों को, वो कुछ अमाउंट कुछ जो लोन अकाउंट है वो क्या हो जाते हैं, डिफॉल्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वही कुछ कस्टमर पैसा पे करना बंद कर देते हैं टाइम पर, इसलिए वो डिफॉल्टर की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो दीज अमाउंट्स आर नॉट पेड इन नॉर्मल कॉस्ट एंड मे बी हैंडल्ड बाय डीआरए फॉर कलेक्शन सपोर्ट। तो इसलिए जो पैसा पे नहीं किया गया बोरोवर के द्वारा, तो उनको लिए क्या होता है डीआरए के द्वारा हैंडल करने के लिए दे दिया जाता है कलेक्शन सपोर्ट के लिए, ताकि वो पैसे को वापस ला सके। Once it has been decided to use DRA, the institution will have to brief a DRA about the collection functions, code of conduct or collection process and do and don'ts। वो क्या कह रहा है कि जब इस चीज को डिसाइड कर लिया गया कि डीआरए को इस वर्क के लिए लगाया जाएगा, किस वर्क के लिए, ड्यूज को कलेक्ट करने के लिए, तो ये इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको कलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, और कलेक्शन प्रोसेस कैसे किया जाएगा, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ये चीजें बताना किसकी जिम्मेदारी है? बैंक या फाइनेंस हाउस की जिम्मेदारी है जिसके लिए वो काम कर रहा है। बताते हैं ना आप लोगों को भी, कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं ना वो। हम्म। Agents are informed that any misbehavior will have serious implications for the institutions, and that is very important to maintain a civil code of conduct. The approach of the agent must be calm, polite, professional, and yet to be able to recover as much as overdue as possible। वो क्या कह रहे हैं कि एजेंट्स को ये चीज़ इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि उसका गलत व्यवहार इंस्टीट्यूशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सीरियस। इसलिए उसको अपने सिविल कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना है। जो आचार संहिता देते हैं ना हम एक डीआरए को, कि क्या आपका क्या आचार संहिता, क्या आचार होना चाहिए आपका, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, वो उसको मेंटेन करके रखना है। एक एजेंट को शांत रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, प्रोफेशनल रहना चाहिए, और उसका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा ड्यू अमाउंट को रिकवर कर सके। लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए कि वो कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, कुछ गलत अप्रोच यूज नहीं करेगा। आगे है हमारा रेडीनेस ऑफ द डेब्ट रिकवरी एजेंट, कि एक जो डेब्ट रिकवरी एजेंट है उसको किस तरीके से तैयार होना चाहिए अपने काम को करने के लिए, क्या उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। In order that DRA can meet the discuss with the client and seek repayment, the financial institution must share with the DRA। वो कह रहा है कि जो डीआरए है कस्टमर से मिलने जा सकता है और रीपेमेंट के लिए यानी पैसा वापस लाने के लिए डिस्कस कर सकता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डीआरए के साथ कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहिए। तो वो क्या शेयर करना जरूरी है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ऑथराइजेशन लेटर टू डील विद द डेटर ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, उसको ऑथराइजेशन लेटर दिया जाना चाहिए जिससे कि ये चीज़ सुनिश्चित की जा सके, अगर कस्टमर या बोरोवर मांगता है तो उसको वो ऑथराइजेशन दिखा सके कि बैंक ने उसको ऑथराइज किया है इस ड्यूज को कलेक्ट करने के लिए। द नेम ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का नाम उसको पहले से पता होना चाहिए कि क्या नाम है, उसकी डिटेल दी जानी चाहिए। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑफिस एड्रेस इफ द कस्टमर इज वर्किंग, term and condition of the loan which include type of loan, person, purpose of loan, installment amount and total amount due। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। अगर आपको कस्टमर का नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका वर्किंग एड्रेस, ये सब कुछ आपको देते हैं ना वो, ताकि आप उससे क्या कर सकें, कॉन्टैक्ट बना सकें। अगर वो कॉल पिक नहीं कर रहा है, आपको विजिट करना है तो किस कहाँ विजिट करेंगे आपको पता चल सके।
किस प्रकार का लोन लिया है, क्या पर्पस था लोन लेने का, उसने क्या बताया था, इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या था, टोटल अमाउंट ड्यू कितना बचा हुआ है, सब आपको डिटेल होना चाहिए। तभी आप क्या है एक बोरोवर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी प्रॉपर, तो आपका कॉल करने का जो पर्पज है वो वेस्ट हो जाएगा। It is important that the DRA is clear about the total amount of loan, EMI, period of loan and amount in default। कहने का मतलब यह है कि डीआरए जिस भी लोन पे काम कर रहा है उसको उस लोन की ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर उसको इंफॉर्मेशन नहीं है, कस्टमर फिर क्वेश्चन करेगा, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो विजिट करने गया और इंफॉर्मेशन है नहीं, तो फिर क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा और रिकवरी भी हमारी नहीं हो पाएगी। इसलिए एक डीआरए को अपना लोन अकाउंट जो है पहले स्टडी करना जरूरी है। वो उसको स्टडी करके रखे, अगर स्टडी नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा उसका काम करने का। क्लियर होना चाहिए, उसके पास सारी डिटेल होनी चाहिए जिस लोन अकाउंट की वो रिकवरी कर रहा है। दिस इंफॉर्मेशन इज नीडेड एज इट मे बी नेसेसरी टू आंसर कस्टमर्स क्वेरी if any or correct her if him if their perception or information is incorrect। If the DRA knows only about the EMI due, then it could result into some argument and difficulties in recovery। तो क्या कह रहा है कि ये इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, कि अगर कस्टमर का कोई क्वेरी है, कोई डाउट है और वो आपसे कोई क्लियर करना चाहता है किसी चीज को, तो आप उसको क्लियर करेंगे। हो सकता है कस्टमर किसी डाउट में हो, तो आप उसको करेक्ट कैसे करेंगे, जब आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन होगा तभी आप उसे करेक्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास ही इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप किसी उसको क्या करेक्ट कर पाएंगे, वो गलत भी बताएगा तो आप उसकी बात को सुनेंगे और मान लेंगे। तो आपके पास पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। वो कह रहा है कि डीआरए को ये जानना चाहिए, अगर डीआरए सिर्फ इतना ही जानता है कि भैया बस ईएमआई ड्यू है और किसी चीज की इंफॉर्मेशन उसे है नहीं, अब कस्टमर कुछ और बोल रहा है और आपको पता नहीं है और आप बस इसी चीज पे है कि आपका ईएमआई ड्यू है, आप बस पैसा दे दो, तो इससे क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा और रिकवरी में डिफिकल्टीज आएगी। इसलिए एक लोन को स्टडी करना बहुत जरूरी है रिकवरी करने से पहले। DRA should keep all this information confidentiality and not with any other than the customer or unless the customer asks to share the detail। एक डीआरए को उसकी सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है, किसी और व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी है। जब तक कि कस्टमर खुद नहीं कहता शेयर करने के लिए किसी को, तब तक डीआरए नहीं करेगा। Confidentiality does not mean it should not be shared with the defaulting customer or see he is aware of the above details. Also, without using this information, DRA cannot ask for repayment। This information should not be shared with others। वो क्या कह रहा है कि दिया, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन डिफॉल्टिंग बोरोवर के साथ शेयर नहीं कर सकता, डिफॉल्टिंग बोरोवर्स के साथ शेयर कर सकता है, किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा बस। रेडीनेस में अभी भी पॉइंट कंटिन्यू चल रहा है। अप्रोच टू कलेक्शन कैन नॉट बी सेम और यूनिफॉर्म एज कस्टमर क्लाइंट हु हैज डिफॉल्टेड कुड बी वन हु हैज। वो कह रहा है कि जो अप्रोच आप कलेक्शन में यूज करते हैं वो जरूरी नहीं है कि आप उस कस्टमर के साथ भी यूज करें जिसने पैसा डिफॉल्ट कर दिया है। तो रिकवरी के अंदर कलेक्शन वाला अप्रोच यूज नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं काफी। बोरोड मोर देन हिज आर कैपेसिटी टू पे। कौन करता है, डिफॉल्टेड कौन करता है, वो व्यक्ति जिसने अपनी कैपेसिटी जो पे करने की थी उससे ज्यादा उधार ले लिया, उधार ले लिया, खर्च कर दिया, बाद में फिर पे नहीं कर पा रहा। पेड इंस्टॉलमेंट रेगुलरली इन द पास्ट बट डिफॉल्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यू टू पर्सनल। थोड़ा गलत है, बुक में देख ले। हाँ, पर्सनल
एक्जिजेंसीज, तो कहने का मतलब यह है कि वो पहले अपना अमाउंट जो था इंस्टॉलमेंट था रेगुलरली पहले पे कर रहा था, बट किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम उसके सामने हो गई, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अब उसने फर्स्ट टाइम क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया है। डिफॉल्टेड इन द वेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर टेकिंग द लोन, या मान लीजिए कि किसी ने क्या किया, लोन लेते ही डिफॉल्ट कर दिया, पहला इंस्टॉलमेंट ही नहीं दिया। A history of defaulting intermittently with the bank, NBFC and other evidenced by low credit score। ये क्या है कि किसी की व्यक्ति की मान लीजिए कि लो क्रेडिट स्कोर था और तब भी उसको क्या कर दिया, फाइनेंस कर दिया। Has defaulted in two installments so far an account is about to be classified as NPA if the third installment also not paid। दो इंस्टॉलमेंट पहले से ही क्या कर चुका है, हम्म, क्या कर चुका है वो, हाँ, पे नहीं छोड़ किया है, चुका है जी। अब क्या है कि तीसरा होने वाला है, एनपीए होने वाला है। हैज मिसयूज द क्रेडिट, उधार राशि का गलत उपयोग कर लिया है। हैज टेकन लोन फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए लोन ले लिया। दिस इज सीन हैपनिंग व्हेन पीपल टेक कंज्यूमर आर्टिकल लोन और फैमिली मेंबर ऑफ फ्रेंड्स सब्सिक्वेंटली फैमिली मेंबर ऑफ फ्रेंड्स स्टॉप्स पेइंग एंड क्लाइंट स्लिप्स इनटू द डिफॉल्ट। कई बार वो किसी और को लोन दिला देता है या कोई प्रोडक्ट फाइनेंस करा देता है, और वो लोग जब पैसा वापस नहीं देते ना, तो वो क्या कर देता है, फिर डिफॉल्ट कर देता है, कर देता है ना ऐसा। हम्म। तो ऐसे में फिर कलेक्शन का अप्रोच यूज नहीं होगा, फिर आपको थोड़ा अलग तरीके से चलना पड़ेगा। क्या है आगे देखते हैं। जनरली द क्लाइंट इज अवेयर दैट एन इंस्टॉलमेंट और और टू हैज बीन डिफॉल्टेड। Also, they have been reminded about this by the call centers, which have reminded them about the amount due and seek payment. Possibly, they are also aware of the consequences. In some cases, they might have been encouraged to default by media or misguided persons. Given this, for client instinct will be avoid paying and blame the company or DRA. About harassment, pursuing recovery, knowing well poor status of client, mis-selling at the time of loan, which purchasing an item, there is no such complaint through, but this cannot be pointed out by DRA। कहने का मतलब क्या है कि जनरली क्या होता है कि एक क्लाइंट जो होता है वो अवेयर होता है अपने इंस्टॉलमेंट को लेके, और हो सकता है कि उसने डिफॉल्टेड भी कर दिया हो, लेकिन कई बार जब आप उनको याद दिलाते हैं, कॉल सेंटर्स के थ्रू जब कॉल जाती है उनको याद दिलाया जाता है कि आपका ड्यू अमाउंट है और पेमेंट के लिए कहा जाता है, तो क्या होता है, दे आर ऑल्सो अवेयर द कंसिक्वेंस, उनको भी क्या पता होता है कि अब क्या हो सकता है हमारे साथ, हमारा सिविल खराब होगा या हमारे पास कॉल आएगी या हमारे विजिट करने के लिए आएंगे, ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि आपको उन्हें इनकरेज कर, कोई कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि उनको कुछ लोग इनकरेज कर देते हैं, उनको मिसगाइड कर देते हैं कि पैसा मत दो, कुछ नहीं होगा, पैसा मत दो, ये लोग बस एक दो बार कॉल करेंगे, दो तीन बार आएंगे, और आप पैसा मत दो, कुछ नहीं होगा, है ना। और फिर क्या होता है कि उनको मिसगाइड कर देंगे कि अगर कोई भी कुछ कहे तो कह देना कि डीआरए ने हमें परेशान किया, इस तरीके की चीजें, या कुछ बोल देना हमारे पास पैसा नहीं बचा है, कुछ भी कहानी सुना देना, लोग उन्हें मिसगाइड कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। तो जब ऐसा होता है तो क्या करना है आपको, उसको लेकर यहाँ कुछ बताया गया है। Also, there could be cases where they seek time without any indication or where they will get funds for meeting the commitment। कई बार कस्टमर आपसे टाइम मांगेगा, लेकिन कितना टाइम मांगेगा ये नहीं को बताएगा, बस बोलता रहेगा टाइम दे दो, टाइम दे दो, मैं दे दूंगा आपको पैसे। In this background, the DRA should neither too optimistic or nor pessimistic। तो ऐसी सिचुएशन में ना तो आपको बहुत ज्यादा आशावादी होना है और ना ही निराशावादी होना है, आपको थोड़ा टैक्टफुली काम करना पड़ेगा। अबाउट द कलेक्शन ईच डे और टाइम द फॉलोइंग प्रिपरेशन कुड हेल्प। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ चीजें आपकी मदद कर सकती हैं। DRA शुड प्रिपेयर हिज पिच टू द डिफॉल्टेड बाय हाईलाइटिंग ऑन द एडवांटेजेस ऑफ रीपेइंग डेब्ट ऑन टाइम। तो आपको उनको कुछ चीज़ों के बारे में बताना है
जिससे कि आप उन चीज़ों को हाईलाइट करें अपनी स्पीच में। जब आप अपनी स्क्रिप्ट बनाते हैं ना, तो कॉल करते टाइम इन चीज़ों को हाईलाइट करें कॉल के अंदर, जिससे उनको लगे कि हमारे हमें लोन का पैसा वापस देना क्यों जरूरी है। यह एहसास उनको होना चाहिए। द क्रेडिट स्कोर विल इम्प्रूव बाय प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर अवेलिंग फ्यूचर लोन। आप उनको बताएं कि अगर आप टाइम पे पैसा पे करेंगे ना, तो फ्यूचर में आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। आपको कोई भी लोन दे देगा, कोई भी बैंक आपको लोन दे देगा, अगर आप क्या करेंगे, पैसा टाइम पे करेंगे। अगर टाइम पे पैसा पे नहीं करेंगे तो कोई भी फिर आपको फ्यूचर में लोन नहीं देगा। क्रेडिट स्कोर डाउन होगा तो आपकी क्या होगी, रेपुटेशन खराब होगी, और फिर कभी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी आपको लोन नहीं देगा। ऐसी चीजें उनको अपनी स्पीच में रखें आप जब बात करें उनसे। द बैंक में इनिशिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर। और अगर बैंक को जरूरत पड़ेगी, अगर आप पैसा पे नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकता है बैंक। ठीक है। मॉर्टगेज का लोन अगर है, अगर मान लो किसी ने होम लोन ले रखा है और पैसा पे नहीं कर रहा है, तो उसको आप इन्फॉर्म करें कि आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्टगेज है, वो सीज करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे अगर आप पैसा पे नहीं करेंगे। है ना, ऐसी चीज़ों के बारे में अपनी स्पीच में। डिफॉल्टेड बोरोवर के लिए ये है ना, कलेक्शन वाले के लिए नहीं कि जिसका फर्स्ट ईएमआई रुका और आपने उसको तुरंत बोलना शुरू कर दिया, ये सब कुछ ऐसा नहीं। एक बार और समझा दे ये वाला। हाँ, क्या कह रहे हैं जसप्रीत? ये जो पॉइंट बताए गए ना कि आपको अपनी स्क्रिप्ट में इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जब आप कस्टमर से बात करें तो अपनी स्क्रिप्ट जब आप बनाएं तो इन पॉइंट को उसमें ऐड करें। लेकिन ये पॉइंट आपको उन कस्टमर के लिए यूज करने हैं जिन्होंने डिफॉल्टेड कर दिया है। ऐसा नहीं कि एक ईएमआई किसी की बाउंस हुई और आपने उसको ये सब कुछ बोल डाला कि आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है बैंक और ये सब कुछ होगा। इतना ज़्यादा उसको नहीं बोलना है, कलेक्शन प्रोसेस में नहीं है, रिकवरी में बोलना होता है भाई। अब बता रहा है कि कस्टमर से मिलने से पहले क्या तैयारी करने की जरूरत होती है। कीप द आईडी कार्ड इशूड बाय द कंपनी इन हैंड। अपने हाथ में अपना आइडेंटिटी कार्ड क्या रखें, अपना आइडेंटिटी कार्ड रखें जो आपको इशू किया गया है कंपनी के द्वारा। ग्रूम्ड रहिए आप। ग्रूम्ड का मतलब अपना पहनावा, अपनी साफ सफाई पे ध्यान दें, साफ सुथरे होकर कस्टमर के पास जाएं। ठीक है। वी क्लियर अबाउट द ड्यूज। ड्यूज अमाउंट को लेके क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। वेरियस पेमेंट मेथड आपको पता होना चाहिए, आपका बैंक या फाइनेंस हाउस कौन कौन सा किस किस तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। आप चेक करें, चेक इफ द कस्टमर हैज गिवन एनी चॉइस ऑफ मीटिंग टाइम। अगर उसने कोई टाइम दिया है आपको मिलने का, तो उस टाइम को देखें आप उस टाइम मिल सकते हैं या नहीं। और ऐसा टाइम करें जहां आपको भी और उसको भी मिलने में दिक्कत ना हो। नॉट टू यूज पर्सनल मोबाइल और हिंस कैरी द फोन गिवन बाय द कंपनी। पर्सनल मोबाइल लेके नहीं जाना है, जो कंपनी ने आपको नंबर दिया है उसी को लेके जाना है, आप उसी से बात करनी है। गैदर एंड अंडरस्टैंड ऑल डिटेल्स ऑफ द कस्टमर वेरी क्लियरली। DRA should remember that tell the dues to the client without verifying the diary or book. At time it will useful technique to refer the notes and inform the amount due। सारी इन्फॉर्मेशन क्या करें, गैदर करके लेके जाएं, उसको समझें। अगर कस्टमर कोई इन्फॉर्मेशन मांगे तो उसको आप क्या करें, वेरीफाई करें, बताएं उसको, पहले से पढ़ के जाएं सब कुछ अपना। और क्या पॉइंट है? The DRA should plan the travel time carefully, such as such that she arrives at the customer's place at the appointed time। जो टाइम कस्टमर से आपने लिया उसी टाइम पे पहुंचने के लिए पहले से प्लान करके जाएं आप, कि आप सही टाइम पे पहुंचे। ऐसा ना हो कि कस्टमर ने 3 बजे का टाइम दिया और आप 4 बजे पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं करना। DRA शुड बी पोलाइट नॉट यूज रफ और एब्यूजिव लैंग्वेज। DRA को पोलाइट रहना है, किसी गलत लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। क्लाइंट को सर और मैडम करके बात करें। ठीक है ना। और अगर आप लोकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो आप करके बात करें, तू तड़ाके की लैंग्वेज यूज ना करें।
ये सही नहीं लगे, सही इम्पैक्ट नहीं डालेगा। आप कस्टमर से रिक्वेस्ट करें कि पेमेंट वो टाइम पे कर दे अपना ड्यू अमाउंट पास में आ गया है या निकल चुका है, जैसा भी सिचुएशन है उस हिसाब से। अगर कस्टमर डिस्प्यूट करता है तो आप उसको बोलें कि आप चेक करेंगे। अगर वो कहीं पे गलत है तो उसको चेक करें, आप उससे आप बोलें कि मुझे चेक करने दीजिए कि मैं कि आप ठीक कह रहे हैं या नहीं। ठीक है ना। अगर वो मान लीजिए कि उसकी बात ठीक निकलती है, आप ही से गलती हुई है, ठीक निकलती है, तो आप उससे अपोलोजाइज करें गलती के लिए। और सही जो अमाउंट है उसको क्या करें, इन्फॉर्म करें आप उसे। अगर वो करेक्ट नहीं है तो आप उसको बोलें कि सर मैंने वेरीफाई कर लिया है और आपका ड्यू अमाउंट इतना ही है जो मैंने आपको बताया है। एक मिनट रुकिएगा आप प्लीज। हाँ। अगर कोई मान लीजिए कि ड्यू डेट चली गई है तो आप, अच्छा ये हो गया, कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करें पे करने के लिए। करेक्ट, कोई अगर आपने कुछ गलती किया है, आप उसको चेक, अगर कस्टमर बोलता है कि किसी प्रकार का गलत अमाउंट बता रहे हैं आप, इतना अमाउंट नहीं बनता है, तो आप उसे बोलें कि अब मुझे चेक करने दीजिए। और अगर वो करेक्ट है तो आप उससे माफ़ी मांगें और सही अमाउंट इन्फॉर्म करें। अगर वो करेक्ट नहीं है तो आप उसको बोलें कि सर मैंने वेरीफाई कर लिया, आपका अमाउंट इतना ही है। If the customer wants to pay, guide him her for the same with various option available and facilitate the process। अगर कस्टमर पेमेंट करना चाहता है तो आप उसको गाइड करें कि क्या क्या तरीके हैं पेमेंट करने के, उसकी मदद करें प्रोसेस कराने में। अब है कि कस्टमर से मिलते टाइम क्या करना है आपको, एट मीटिंग विद द कस्टमर। इफ द कस्टमर डज नॉट पे, पोलाइटली टेल हिम that he has taken loan for which EMI payment has been defaulted. If he has paid in the past, he can be told the current installment is due। अगर कस्टमर ने मान लीजिए कि पैसा पे नहीं करता है तो आप पोलाइटली उसे बताएं कि आपने जो लोन लिया था उसका ईएमआई डिफॉल्ट हो गया है। आपने, अगर वो मान लो पास्ट में वो पैसा पे कर चुका है तो आप उसको बताएं कि करंट का जो ईएमआई है वो ड्यू है आपका, उसे आप पे करें। डीआरए शुड बी पेशेंट एंड लिसन टू व्हाट द कस्टमर सेज। डीआरए को क्या रहना है, धैर्य रखना है और सुनना है कि कस्टमर क्या कहता है। इफ कस्टमर आस्क फॉर मोर टाइम, ही शुड बी पोलाइटली इन्फॉर्म द पेमेंट शुड बी विद इन एज पर द कंपनी पॉलिसी एंड दैट इफ नीड विल बी कॉन्टेक्टेड अगेन। तो क्या कह रहा है कि अगर जो डीआर है उसको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और कस्टमर की बात को ध्यान से सुनना है। अगर कस्टमर और ज़्यादा टाइम के लिए कहता है तो आप पोलाइटली क्या करना है, आपको इन्फॉर्म करें आप पेमेंट का टाइम, किस टाइम तक उसको करना जरूरी है, पॉलिसी के अनुसार वो टाइम आप उसको बताएं। और आप उसे कहें कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको दोबारा से कॉल करेंगे। To keep the conversation going, and if the customer is interested to know, he may be told to various method of payments। अगर कस्टमर क्या है, आपका कॉन्वर्सेशन चल रहा है, कस्टमर इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि क्या क्या और पेमेंट मेथड हो सकते हैं, तो आप वो पेमेंट मेथड उसको बताएं। सम कस्टमर्स में ऑफर टू पे इन कैश।
कुछ कस्टमर क्या कर सकते हैं, कैश में पैसा पे करने के लिए कह सकते हैं। इफ द कंपनी पॉलिसी अलाउस कैश कलेक्शन दिस मे बी एक्सेप्टेड, दिस हैज सम इश्यूज एज some customers may subsequently claim that they had paid higher amount etc। वो क्या कह रहे हैं कि कस्टमर, कंपनी की पॉलिसी अगर अलाउ करती है कि आप कैश में कलेक्शन ले सकते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगर होता है क्या है कि कैश कलेक्शन में कई बार ये इश्यूज आते हैं कि कस्टमर कह देता है कि भैया मैंने तो ज़्यादा पैसा पे किया था, इन लोगों ने बीच में कहीं से उड़ा दिया पैसा। इन व्यू ऑफ दिस द कस्टमर शुड बी इनकरेज टू पे थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक चैनल। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कस्टमर को इस चीज़ के लिए इनकरेज करना चाहिए कि वो ऑनलाइन पेमेंट करे। फेलिंग विच ही शुड बी गिवन एन ऑफिशियल फॉर कैश रिसीव्ड एट दैट इंस्टेंट। अगर वो नहीं कर पाता है तो आप उसको क्या करें, कैश रिसीव्ड दें अगर आप कैश पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ आगे चलते हैं। सब सुन रहे हैं ना? सभी लोगों का यस ध्यान है? सर। यस सर। यस सर। जी कोई कुछ सर। कोई कुछ बोल नहीं रहा, जी मेरे को सर। लगा कि मैं कहीं कथा सुनाना जा रहा हूँ। तो बाकी सुन भी रहे हैं या नहीं। चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो हम कह रहे थे कि उसको कैश रिसिप्ट देना है। डेट कैश हैज बीन एक्सेप्टेड शुड बी इन्फॉर्म टू द ऑफिस इमीडिएटली थ्रू मोबाइल और अदर मीन्स। ऑफिस में बी आस्क्ड टू सेंड इमीडिएट कंफर्मेशन एसएमएस टू द क्लाइंट। अगर कैश आपने एक्सेप्ट किया है तो आप इमीडिएटली अपने ऑफिस को इन्फॉर्म करें, मोबाइल से या अदर जो भी आपका है तरीका, जिससे कि जो ऑफिस है उसको इमीडिएटली एसएमएस कर भेजा जाए क्लाइंट को कि उसका पैसा, उसे, उसने जो पैसा पे किया है वो रिसीव हो चुका है। अब एट द टाइम एट द मीटिंग विद द कस्टमर, डीआरए कौन कैन ऑल्सो टेक द कस्टमर टू द नियरेस्ट ब्रांच ऑफ द कंपनी वेयर कैश कैन बी एक्सेप्टेड। अगर मान लीजिए कि आप ये भी कर सकते हैं कि जो नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ ले जाइए उसे, और वहाँ पे कैश एक्सेप्ट किया जा सकता है, जहाँ पे वहाँ लेके चले जाइए, वहाँ पेमेंट करवा दीजिए आप। डीआरए शुड नॉट हैंडल ट्रांजेक्शन बाय हिमसेल्फ। डीआरए खुद हैंडल नहीं करेगा ट्रांजेक्शन को, ठीक है? ओनली हेल्प करना है आपको उसको। ऐसा नहीं कि खुद उसका एटीएम कार्ड लेके खुद उसका एटीएम निकालने लग गए कि लाओ मैं आपकी मदद कर देता हूँ है ना? ऐसा नहीं करना है। और या उसका पैसा लेके खुद जमा करने लग गए, ऐसा नहीं है, उसको साथ लेके जाना है। डीआरए शुड नॉट आस्क फॉर सीवीवी ओटीपी और नॉर हैंडल सच इंफॉर्मेशन। इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है आपको। सपोर्ट द कस्टमर ऑन हाउ टू डू डिजिटल रेमिटेंसेस ओनली। कस्टमर को डिजिटल रेमिटेंसेस करने में मदद करना है, आपको बताना है उनको। ऐसा नहीं कि कस्टमर बोल रहा है मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है चलिए ओटीपी आएगा वो बता देना मैं करा देता हूँ। ऐसे नहीं, बस इस तरीके की मदद नहीं करनी है आपको कोई। If the office mobile has company QR, then the process can be explained to the customer. He could ask to pay through it। अगर आपकी कंपनी ने जिसके लिए आप कलेक्शन कर रहे हैं किसी प्रकार का क्यूआर बनाया हुआ है और जो एक्सेप्टेबल है, बैंक ने अप्रूव किया है, तो आप वो उसे शेयर कर सकते हैं और प्रोसेस बता सकते हैं कैसे प्रोसेस करना है। द डेबिट टू द कस्टमर अकाउंट विल बी इंस्टेंट एंड मैसेज विल कम इन हिज मोबाइल। डेबिट जैसे ही होगा उनके पास मैसेज आ जाएगा कि हाँ डेबिट हो गया, उनको उससे पेमेंट हो गया है। इफ द कस्टमर पेज द पार्ट ऑफ द अमाउंट ड्यू इट शुड बी एक्सेप्टेड। कस्टमर शुड बी आस्क्ड फॉर द डेट ऑफ पेइंग द रिमाइंडर। द डेट promised to pay PTP should be updated the system so as to connect the customer on that specific day only।
अगर कस्टमर कोई पार्ट पेमेंट करने के लिए बोलता है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो दिन उसका पेमेंट, बाकी पेमेंट वो करने के लिए बोलता है, उसे आप प्रॉमिस टू पे अपडेट करके, पीटीपी अपडेट करके क्या कर सकते हैं, उस डे पे कॉल कर सकते हैं रेस्ट पेमेंट कर लेने के लिए। The customer may ask the DRA to come home in the evening or later at the time beyond what is officially permitted. Such requests should be politely refused unless there is specific instruction from the bank NBFC to visit the customer during odd hours. अगर कोई कस्टमर मान लीजिए कि इस तरीके की रिक्वेस्ट आपसे करता है कि आप इवनिंग में या लेट टाइम पर आ जाइए पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, तो आपको पोलाइटली ऐसी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देना चाहिए, जब तक कि आप स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आपको बैंक से या आपकी एनबीएफसी से ना मिले कि आपको ओड आवर में किस तरीके से विजिट करना है। अगर कोई कस्टमर आपसे ये बोले तो अपनी मर्जी से मत चले जाना, यहाँ कस्टमर ने बोला और चले गए और पता चला कस्टमर ने घर पे बुला के कुछ और कर डाला, है ना, हो जाता है ना। अपनी मर्जी से नहीं चले जाना, इंस्ट्रक्शंस लेना बैंक से, अगर कोई कस्टमर ऐसा हाँ जी कहता है सर। आप। In some situations, the customer can be with a group of people when the recovery agent arrives. In such circumstances, the customer could be asked to step aside for some time for pursuing the recovery. These talks are best done in a confidential manner while maintaining the respect and integrity of both customer and agent. अगर कोई कस्टमर मान लो कुछ लोगों के साथ में है, तो आप जब पहुंचते हैं तो आप उसको कहें कि वो कुछ समय के लिए थोड़ा अकेला आपसे बात करे, क्योंकि ये चीज़ें सबके सामने डिस्कस करने की नहीं होती है। इससे क्या है कि दोनों के लिए वो ठीक रहेगा, अगर अकेले में बात करेंगे प्राइवेसी मेंटेन रहेगा उसमें। कुछ कस्टमर होते हैं ना ऐसा करते हैं। अब क्या है कि एक डीआरए का ये होना स्वाभाविक है, गुस्सा आना, क्योंकि काम ऐसा है कि पूरे दिन में उसे गुस्सा आ ही जाता है कभी ना कभी, और ना भी आ रहा हो तो उसके सीनियर वगैरह होते हैं ना, उनको देख के उसको भी आने लग जाता है। अगल बगल में बैठे होते हैं ना कुछ लोग जो पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं कस्टमर पे, तो उनको देख के वो भी वही सीख जाता है कि मैं भी यही करता हूँ, अब मैं भी गुस्सा करता हूँ। तो इसलिए गुस्सा आने पे क्या होता है कि किस तरीके से आपको हैंडल करना है सिचुएशन को, उसके बारे में यहाँ कुछ टिप दी हुई है कि गुस्सा आप ना करें, क्या करें आप। डीआरए शुड नॉट एंटर into any verbal due with the client. If the customer mention she does not want to pay, the agent can inform the consequences of late payment, its impact on the credit score, or subsequent legal consequences. जाहिर है कि अगर कोई कस्टमर पेमेंट करने से मना करता है तो आप उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, ना करने पे क्या होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस कस्टमर पे, उसके बारे में आपको बताना है कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होगी, और क्या है कि आगे लोन नहीं मिलेगा, चीज़ों को बनाना है। Unnecessary dialogue heating up into argument might not be the best way to convince the customer to pay, as creating pressure could be interpreted differently as coercion or excessive pressure. अगर आप बहुत ज़्यादा क्या है कि आपका अननेसेसरी डायलॉग अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होगा, और आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होने से क्या होगा, इसको बाद में अगर कोई लीगल केस हुआ तो वो बता देगा कि ये लोग मेरे ऊपर गलत तरीके से अनुचित दबाव बना रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे। Another scenario could be when the customer says he does not want to make payment on that day, but he can pay later. In such scenario, the agent can ask customer when the next suitable time is that they can payment. This can be taken as PTB and agent can come back on that day. कहे कहे कह रहा है कि दूसरे सिनारियो में ज़्यादातर ऐसा होता है कि कस्टमर पेमेंट देने से मना कर देता है और वो कहता है कि मैं बाद में पे करूंगा। अगर ऐसा वो कहता है तो आप उससे डेट पूछें कब पे करेगा, और आप उस डेट पे उससे क्या करें, डिस्कस करें। इन सम रेजिडेंशियल बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्सेस there could be any entry system of the customers where security could restrict the entry of the agents for debt recovery. In such a scenario, the agent should call or send an SMS to customer asking him to permit entry in the building.
एंड देन कंप्लीट द मीटिंग शेड्यूल विद द कस्टमर। क्या होता है कि कुछ सोसाइटी ऐसी होती है ना, जहाँ नीचे गार्ड होते हैं, ऊपर जाने नहीं देते बिना परमिशन के। तो अगर आप ऐसा कुछ होता है तो उस कस्टमर को वहाँ पहुँच के कॉल करें या एसएमएस करें, जिससे कि वो आपको एंट्री मिल सके और आपका जो मीटिंग शेड्यूल है वो कंप्लीट हो सके आपका। आपको कस्टमर को क्या करना है, कॉल करना है, एसएमएस करना है कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, आप मुझे एंट्री दिलवाइए, आपका गार्ड मुझे एंट्री नहीं दे रहा है। In the above cases, customers could intentionally refuse entry citing vague reason. In such case, office should send an official message about the denial of such entry. अगर मान लो कि कस्टमर जानबूझ के मना कर देता है कि मैं एंट्री देने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने ऑफिस को बताएं कि कस्टमर ने जानबूझकर एंट्री देने से मना कर दिया है। Some customer may behave in a disrespectful manner and use provoking language with the agent, saying, "Do whatever you want and okay what you are going to do." In such situation, it is preferably for agents to maintain their calm and not to get into unnecessary argument with the customer. तो अगर ही कई बार कस्टमर क्या होते हैं, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बात करते हैं और आपको जानबूझ के उकसाएंगे और आपको बोलेंगे मैं पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, या जो तुमको लग रहा है कर सकते हो कर लो, मैं पैसा नहीं दूंगा आपको। तो ऐसे में आप लोगों को जरूरी है कि आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट ना करें उस कस्टमर के साथ में, आप ज़्यादा उलझे ना। सीआरए में पोलाइटली लीव द प्लेस एट दैट मोमेंट एंड रिविजिट द कस्टमर लेटर। आप उस टाइम पे वहां से चले जाएं और बाद में रिविजिट करें, अपने किसी बैंकर वगैरह को साथ में लेकर आए, जो भी एक नेक्स्ट अथॉरिटी है उसको साथ में लेकर आए फिर ऐसे कस्टमर के लिए। क्लियर? जी सर। जी सर। यस। जी सर। हाँ, देयर कुड बी इंस्टेंसेस when the customer may dispute the loan or say they took the loan for someone else and asked DRA to meet the other person. In such case, DRA should inform office they should not meet the other person because on record, customer is the person who has taken the loan. This may be informed to the customer as well. तो कुछ केसेस में कस्टमर कहता है ना मैंने लोन नहीं लिया, किसी और ने लिया था, मैंने लिया नहीं है, तो आप उसको इन्फॉर्म करें कि ऑन पेपर। हाँ, फिर और क्या होगा? तो इन्फॉर्म करना है कि ऐसी सिचुएशन में
कि जो ऑन डिमांड है ना, रिकॉर्ड के अंदर जो पेपर है, रिकॉर्ड में आप ही का नाम मेंशन है और आप ही इसके लिए अकाउंटेबल रहेंगे, आप ही को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा इसे। Many customers threaten to complain, but they do not go ahead with as the process of filing a complaint is not easy. They are also aware that they owe the money since the agent is also aware this. She may therefore be tempted to take a chance or be aggressive. This must be avoided as the regulatory authority do not tolerate even one complaint from the customer, and it could result into huge penalty for the company. हाँ, तो कह रहा है कि कुछ कस्टमर क्या करते हैं, कंप्लेन धमकी देते हैं कंप्लेन करने की, कि लेकिन वो करते नहीं है, क्योंकि कंप्लेन करना, कोई केस फाइल कंप्लेन फाइल करना आसान प्रोसेस नहीं होता। और इस चीज को वो जानते भी हैं कि उन्होंने पैसा उधार ले रखा है बैंक से, ठीक है, तो वो कंप्लेन करेंगे भी, तो उनसे भी ये सवाल होगा कि आपने बैंक का पैसा क्यों नहीं पे किया। लेकिन इस चीज के बारे में डीआरए को पता होता है, तो डीआरए क्या करता है, कई बार उनसे लड़ने झगड़ने लग जाता है कि आपने पैसा लिया है और वो कंप्लेन करने के लिए बोलता है, तो वो डीआरए चिढ़ के कई बार लड़ाई झगड़ा कर बैठता है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो उसी चीज का वो फायदा उठाएगा और आप लोगों के अगेंस्ट कंप्लेन कर डालेगा कि आप लोगों ने उसको हरास किया है, आप लोगों ने उसके साथ में गलत किया है। It is best not to be afraid or threatened by the media. Their intent will be derive information from the DRA, such as DRA should not give any information to the media. Customer information should not be shared with the media. मीडिया के साथ आपको किसी भी प्रकार का क्या है, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है कभी भी किसी भी कस्टमर का। लूजिंग वन स्कूल इज इजी, हाउएवर
The impact this can be have on the job is immense. It is easy to be angry, but once anger sets in, it is difficult to be polite or correct. This should be kept in mind for a DRA. Anger has negative consequences for the job in hand. वो क्या कह रहा है कि आप अपना कंट्रोल जो है ना आसानी से खो देते हैं, हालांकि जो इम्पैक्ट होता है ना बाद में आपकी जॉब पे पड़ता है उसका। कह रहा है कि ये एंग्री होना बहुत आसान है, लेकिन अपने एंगर को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन क्या है कि अगर आप पोलाइट रहेंगे, सही रहेंगे, तो आपको एंगर नहीं आएगा। और अगर आपने एक बार गुस्सा कर लिया तो फिर आपको पता नहीं चलेगा और आप गुस्से में कुछ गलत काम कर डालेंगे। और गलत काम अगर आपसे हुआ तो फिर आपका जॉब क्या होगा, खतरे में आ जाएगा। फिर तो जॉब आपका रिस्क में आ जाएगा। Generally, courtesy is always appreciated and come handy, whether money collected or not. While leaving the customer, do not forget to say thanks. It could be thanks for payment, thanks for meeting, or thanks for your time. आप क्या करें, कस्टमर से जब मिलकर जाएं, अगर जैसा सिचुएशन है उस सिचुएशन के अनुसार उसको थैंक्स जरूर बोलें। अगर उसने पेमेंट कर दिया है तो आप थैंक्स बोलें पेमेंट के लिए। मिलने आपसे मिल लिया है तो मीटिंग के लिए बोलें। उसने टाइम दिया है तो टाइम के लिए थैंक्स बोलें आपसे। कलेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर DRA। लेट द फैक्टर नॉट कम इन अ वे मेंटेनिंग प्रॉपर बिहेवियर विद द क्लाइंट हाउ एवर डिफिकल्ट इट इज। वो कह रहा है कलेक्शन चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो आपका, आप अपना जो एटिकेट्स हैं उसको ना भूलें। इस चीज को ध्यान रखें कि आपका जो बिहेवियर है वो सही होना चाहिए हमेशा। देखिए कुछ लिखा हुआ है, RBI का सर्कुलेशन नंबर डाला हुआ है जिसमें बताया गया है, हैज एडवाइज्ड all that all recovery agents do not resort to intimidation or harassment of any kind, either verbal or physical। किसी भी प्रकार का harassment नहीं करना है आपको, verbally और physically, against any person in the debt collection efforts, including acts intended to humiliate publicly or intrude upon the privacy of the debtor's family members, referees and friends, sending inappropriate messages through either on mobile or through social media, making threatening or anonymous calls, persistently calling the borrowers on calling the borrower before 8 a.m. and 7 p.m. for recovery of dues, making false information and misleading representation। क्या कह रहा है, ये सर्कुलर जो जारी किया गया 2022 में RBI के द्वारा, उसमें ये वो बोल रहा है कि आप किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं करेंगे, उसके फैमिली मेंबर दोस्तों की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, किसी को कोई गलत मैसेज नहीं भेजेंगे उसको लेके, ना ही सोशल मीडिया पे कुछ किसी प्रकार का कोई गलत मैसेज सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, ना कॉल करेंगे 8 बजे से पहले और 7 बजे के बाद। आप अब कह रहे हैं कि एंगर मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स दिए हैं आपको। क्या टिप्स हैं? लिसन केयरफुली बिफोर स्पीकिंग। बोलने से पहले सुनने पे ध्यान दें आप, कि कोई पर्सन आपको क्या बोल रहा है, उस चीज को पहले ध्यान से सुने आप। थिंक बिफोर यू स्पीक। और बोलने से पहले सोचें कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सही है, इसका कुछ गलत कंसिक्वेंसेस तो नहीं होगा बाद में। थिंक बिफोर यू रिएक्ट टू एनी सिचुएशन। ठीक है, रिएक्ट करने से पहले किसी भी सिचुएशन पे पहले सोचें नहीं उसके बारे में। एक्सप्रेस योर कंसर्न आफ्टर यू आर काम। जब आप शांत हो तब अपने कंसर्न को क्या करें, एक्सप्रेस करें। टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स। ब्रेक लें और रिलैक्स रहें। प्रैक्टिस योगा एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। आप इन चीज़ों को अपनी अपने रूटीन में शामिल करें। ठीक है, योगा वगैरह करें जिससे कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो। डोंट होल्ड अ बाइस्ड व्यू ऑफ गुरुज। बिना मतलब की बातों में इन्वॉल्वमेंट ना रखें। ठीक है, वाइज्ड नहीं होना है आपको। यूज ह्यूमर टू डिफ्यूज सिचुएशन। हाँ चला लिया है। आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशंस। जो जितने सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं किसी सिचुएशन को, उनको देखें कि किस तरीके से हम अपना काम कर सकते हैं, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पे डिपेंड ना रहे। रिस्पेक्टफुल रहें बात करते टाइम। और अगर आपको मदद की ज़रूरत है बैंक से तो मदद लें। अपन सब चीज़ें अपने आप करने की ना सोचें आप। इस चैप्टर में
ये सारी चीजें बताई गई हैं। लास्ट हो गया ये चैप्टर।